हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। आज का सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आप सभी के लिए। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि भाई सीडीपी का कोर्स तो हमने कंप्लीट भी कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, ठीक है। और काफ़ी कुछ चीज़ें हमने कर ली हैं। अभी प्रैक्टिस लास्ट टाइम ना, अभी जब आपके पास लगभग 15 दिन बचे हुए हैं ना, तो अभी लास्ट टाइम पे तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए। और प्रैक्टिस में करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ना कि कोई मॉक टेस्ट लगाओगे आप, ठीक है। कहीं भी कोई भी यूट्यूब पे आपको मॉक लगाया जा रहा है, बिल्कुल मत लगाइएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पे फोकस करेंगे, प्रैक्टिस पे ना। जैसे कि भाई मैं लाइव सेशन कर रही थी, लेकिन फीडबैक मुझे कुछ बेहतर मिला नहीं ना। आप लोगों ने कुछ बेहतर फीडबैक दिया नहीं है, सो मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास ही देने वाली हूँ, ठीक है। और ये कंटिन्यू आपको मिलने वाली है ना। अभी हम कुछ हिंदी के जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कराऊंगी मैं, जैसे कि पैराग्राफ वगैरह, ठीक है। ताकि वहाँ से कुछ आइडिया मिल जाए आपको कि किस तरीके से आपको पैराग्राफ सॉल्व करना है। तो कुछ इस तरीके से हम चीज़ों को करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं क्लास को। और सीडीपी आपका डेली आपको मिलने वाला है, ठीक है। सीडीपी की डेली प्रैक्टिस सेशन आपको मिलेंगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सुबह 10 बजे आपको ये रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। 10 AM पर ही, ऐसे तो रात में 9 बजे होती थी। और कुछ लोगों को वो बेहतर भी नहीं लग रहा था टाइमिंग, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज तो बनता है ना। आप वीडियो का जो स्पीड है वो इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है। 5x 2x जो भी आपको बेहतर लगे, जिस पे आप सुने और आपको समझ में आए चीज़ें, ठीक है। और जल्दी से वीडियोस को आप इस तरीके से देख पाओगे, आपका टाइम भी बचेगा। तो आते हैं भाई क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है ना कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन, यानी कि जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है, तार्किकता, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, इन सभी की चर्चा की जाती है ना, तो भाई ये कौन सा पर्सपेक्टिव है ना जहाँ पे विकास होता है और इन सभी चीज़ों पे फोकस किया जाता है ना, कि बच्चा जो है किस हद तक समालोचनात्मक चिंतन कर पा रहा है, लॉजिकल थिंकिंग उसमें कितनी आ चुकी है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें कितना उसमें डेवलप हो चुकी है। तो पहला है, क्या ये शारीरिक विकास में देखते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। या फिर मोटर स्किल्स में देखेंगे? बिल्कुल नहीं भाई, वहाँ पे भी तो सिर्फ ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स होती है ना, जहाँ पे मसल्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं बच्चे। सामाजिकरण में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, और वो है भाई आपका संज्ञानात्मक विकास ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात होती है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, जहाँ पे इन सभी पक्ष पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, जो विकास है वो डैश से डैश की तरफ बढ़ता है भाई। विकास क्या सिर से पैर की तरफ होता है क्या, या फिर जटिल से सरल? तो भाई जटिल से सरल नहीं होता, सरल से जटिल होता है। और वाह्य से केंद्र नहीं, केंद्र से वाह्य होता है ना, जिसे प्रोक्सिमो डिस्टल कहते हैं, जिसे भाई प्रोक्सिमो डिस्टल कहा जाता है ना। क्या कहते हैं? प्रोक्सिमो डिस्टल कहते हैं। और विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है। यानी कि पहला ऑप्शन सही था ना, सिर से पैर, जिसे कहा जाता है सिफेलो कॉडल, ठीक है। क्या कहते हैं? सिफेलो कॉडल कहा जाएगा, ठीक है। हेड टू टो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है बच्चे का प्रोसीड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ना कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान, भाई पूर्व बाल्यावस्था की बात हो रही है, जब बच्चे की उम्र 3 से 6 साल होती है। इसके दौरान डैश सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होते हैं और डैश सामाजिकरण का द्वितीय कारक होते हैं ना। भाई जब मैंने सामाजिकरण टॉपिक पढ़ाया, वहां पे साफ साफ बताया है कि प्राथमिक, प्राइमरी जो यहाँ पे एजेंट होता है ना सोशलाइजेशन का, वो कौन होता है? बच्चे के परिवार के लोग होते हैं ना, बच्चे की फैमिली प्राइमरी होती है। और सेकेंडरी में कई सारे आ जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी में तो भाई सिर्फ और सिर्फ परिवार ही होता है। कहाँ पे परिवार है? पहले ऑप्शन में ना, वो सिर्फ एक जगह है और तुरंत आपको अपने ऑप्शन के पास में पहुंचना है। और सेकेंडरी पे आप विद्यालय आ जाता है, भाई स्कूल भी आ जाएगा, बच्चे की पीयर ग्रुप यानी कि जो भी दोस्त वगैरह होंगे वो भी आ जाएंगे, नेबर भी आ जाता है ना, बच्चे के जो पड़ोसी होते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। स्कूल लिखा ही हुआ है ना। मीडिया भी आपका सेकेंडरी में आ जाता है, ठीक है। मीडिया हो गया, लाइब्रेरी हो गया, ये सारे ही आपके सेकेंडरी में आ जाते हैं। ये सारे ही कहाँ पे आएंगे भाई? सेकेंडरी में आ जाते हैं, ठीक है। और फर्स्ट में, प्राइमरी एजेंट में सिर्फ और सिर्फ परिवार होता है। अब जीन प्याजे से क्वेश्चन है आपका। जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम
या फिर स्कीमा कह लीजिए ना, स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो डैश उत्पन्न होता है ना, तो भाई क्या होगा यहाँ पे। देखिए स्कीमा क्या होता है ना, स्कीमा एक तरीके से वो सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना जो दिमाग में चीज़ें सेव होती हैं, वो भी शुरुआत से लेकर के, ठीक है। मान लीजिए बच्चा है छोटा सा और उसने जो भी चीज़ें अपने जीवन में देखी हैं, ठीक, स्टार्टिंग से लेकर के वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में से सेव हो जाती हैं और उसे ही स्कीमा कहा जाता है ना। और कभी कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो डाउटफुल होती है ना, दो सेम सेम चीज़ें होती हैं जिनको देख करके बच्चे के दिमाग में डाउट आता है, तो वो क्या होगा भाई, वहाँ पे उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो वो डैश उत्पन्न करता है ना, तो वो बच्चे में क्या एक तरीके से चीज़ें किस तरह से उत्पन्न करेगा, क्या वो इमिटेशन कहते हैं, क्या अनुकरण जैसी कोई चीज़ यहाँ नहीं है, ठीक है। और डिसइक्विलिब्रेशन होगा, क्या असंतुलन, बिल्कुल भाई। जैसे मैं आपको हमेशा एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ जब भी हम यहाँ पे एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की बात करते हैं ना। भाई मान लीजिए बच्चे ने शुरुआत में पहला एक डॉगी देखा, ठीक है, और डॉगी देखा उसने और उसके बाद उसको हमने बताया कि ये है क्या, ये डॉगी है, ठीक है। अभी वो समझ चुका है कि ऐसा दिखने वाला जो भी एनिमल होगा वो क्या है भाई, डॉग है। फिर उसने कुछ टाइम के बाद एक कैट देख ली ना, अब उसे क्या लगा, अब उसे तो पता नहीं है कैट के बारे में, उसको देखते ही उसने तुरंत कह दिया ये तो भाई डॉग है ना। तो क्या अभी हम क्या करेंगे भाई, करेक्ट करेंगे ना बच्चे को यहाँ पे कि भाई ये दिखता तो लगभग डॉगी जैसा ही है बट ये डॉग नहीं है ना, ये क्या है, ये कैट है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा भाई, बच्चे के स्कीमा में थोड़ा सा असंतुलन आएगा, फिर धीरे धीरे वो चीज़ों को अडॉप्ट कर लेगा कि हाँ भाई ये कैट है और इसको हम डॉग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। फिलहाल ये जो कंडीशन आती है ना जहाँ पे बच्चे के दिमाग में असंतुलन आ गया, असंतुष्टि आएगी ना, तो उसे हम असंतुलन की अवस्था कहते हैं, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, जीन पाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्वता समझना आरंभ कर देते हैं ना। तो भाई मैंने बताया था वस्तु स्थायित्वता, ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में कब आती है, फर्स्ट स्टेज में ही आ जाती है भाई। पहली स्टेज में ही बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस शो करने लगता है, जहाँ पे चीज़ों की इमेज उसके दिमाग में स्थायी रूप से बनने लग जाती है ना। कोई टॉय उसका उसके नज़रों के सामने से हटा लीजिए, स्टिल उसे याद रहता है, ठीक है, कि ये चीज़ मैंने देखी थी और उसे वो चाहिए होगी तो वो आपसे मांगना भी है एक तरीके से। सो सेंसरी मोटर स्टेज होता है पहला स्टेज, जहाँ पे बच्चे की जो उम्र होगी ना 0 से 2 साल की होती है, यानी कि जन्म से 2 साल कह सकते हैं ना। यहाँ पे 2 से 7 साल का हो जाएगा, ये 7 से 11 और ये 11 से 18 हो जाते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको थ्योरी के थ्रू काफ़ी कुछ समझा चुकी हूँ। तो अभी आप बताएंगे तो वीडियो भी आपकी काफ़ी लंबी होगी और आपका टाइम भी जाएगा ना। स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर आप पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा कि रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई, ठीक है। कोई बच्चा था रमन जिसके सामने हेंज की दुविधा जो है वो रखी जाती है और इसने प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए ना, अगर ये नहीं पता तो भी आप भी दुविधा में पड़ जाओगे, ठीक है। सो उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। और वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है ना। भाई पहले स्टोरी जल्दी से सुन लीजिए ना, हेंज की दुविधा आखिर थी क्या। देखिए हेंज एक व्यक्ति थे जो कि काफ़ी गरीब थे, बहुत ज़्यादा रुपए पैसा इनके पास था नहीं, और इनकी वाइफ किसी घातक बीमारी से एक तरीके से उनको मतलब कोई बीमारी थी, ठीक है। और ये लेकर के जाता है एक डॉक्टर के पास, मुश्किल से डॉक्टर मिलते हैं और उन्होंने इलाज करना शुरू किया और उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख के दी, ठीक है, कुछ मेडिसिन देते हैं और कहता है कि भाई इसको लेकर के आइए। अब वो बेचारा, उसके पास रुपए नहीं और कोई भी शॉप वहाँ मिल नहीं रही थी बिकॉज वो काफ़ी लेट नाइट ऐसा कुछ समझ सकते हो रहता है, ठीक है। आसपास वो दवाई कहीं उसको मिलती नहीं है। फिर मुश्किल से एक मेडिकल स्टोर उसको मिलता है, ठीक है, एक मेडिकल स्टोर उसको मिलेगा। वो बेचारा वहाँ गया है ना और उसने कहा कि मुझे ये दवाई दे दीजिए। और अगर ये भी था कि अगर वो दवाई लेकर नहीं आएगा तो उसकी वाइफ मर भी सकती थी ना, वो दवाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और दूसरी चीज़, जब मेडिकल स्टोर वाले ने उसको दिया वो दवाई, तो मान लीजिए कि उसकी प्राइस 1,000 रुपये रही हो और 1,000 उसके लिए बहुत बड़ी बात है और वो इतना पे नहीं कर सकता है ना। उसने काफ़ी रिक्वेस्ट किया मेडिकल स्टोर वाले से कि प्लीज़ अभी दे दो, मैं बाद में रुपए दे दूंगा, दुनिया भर की चीज़ें वो बोलता है बट वो नहीं मानेगा ना। उसने कहा भाई पैसे दो तभी मिलेगी, ऐसे तो नहीं मिलने वाली है ना। तो इस कंडीशन में हेंज ने क्या किया, उस दवाई को चुरा ली।
भाई अगर वो चुराएगा नहीं, लेके नहीं जाएगा, तो उसकी वाइफ मर जाएगी, है ना। और अगर इस तरह से चीज़ें होती हैं, तो भाई यहाँ पे ये स्टोरी थी, आप समझ गए होंगे। अब रमन को जब ये स्टोरी सुनाई गई, तो रमन कहता है कि भाई उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हेंज को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भाई चोरी करना तो अपराध है। तो मतलब बच्चा ये समझता है कि अगर कोई रूल बना हुआ है ना, तो वो फिर रूल को फॉलो करना चाहिए, भले ही किसी की जान ही क्यों ना चली जाए ना। रूल्स बदल नहीं सकते ना, ऐसा मानता है बच्चा। इसका मतलब किस स्टेज पे बच्चा है ना, किस लेवल पे बच्चा है। भाई बच्चा यहाँ पे लेवल की बात करते हैं ना, तो लेवल तो आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है, सेकंड लेवल हो जाएगा। और स्टेज की बात करते हैं ना, तो बच्चा किस स्टेज में इस तरीके से विचार रखता है, तो भाई जो ये स्टेज है, ये आपका हो जाता है फोर्थ, ठीक है। फोर्थ स्टेज में जहाँ पे लगता है कि भाई जो रूल बने हैं, अव्यवस्था उत्पन्न ना हो, इसलिए सबको रूल्स फॉलो करने चाहिए ना, बने हैं तो भाई फॉलो करने के लिए बने हुए हैं ना। तो ये कौन सा नाम है, कौन सा स्टेज ही हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है ना। पहला है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, या फिर गुड बॉय गुड गर्ल, या फिर लॉ एंड ऑर्डर ना, तो भाई बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं व्यवस्था विन्यास की बात हो रही है, जो कि फोर्थ स्टेज को शो करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेज आपका फर्स्ट होता है, दिस इज सेकेंड स्टेज, ये थर्ड है, और ये कंटिन्यू ही दिए गए हैं आपके, ठीक है, स्टेजेस। ये फोर्थ हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि भाई लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे ना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सामाजिकरण पृथक्करण अधिगम में योगदान देता है क्या? बिल्कुल नहीं। भाई वो तो एक जुट लेकर के चलता है ना, एक साथ लेकर के बच्चों को चलेगा ना, आइसोलेट क्यों करेगा। बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा क्या लिखा हुआ है? बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना, बिना नहीं है ना भाई, बिल्कुल नहीं, साथ में सीखते हैं। संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करेंगे। अगर बच्चों को इसके फोल्डिंग दी जाएगी तो वो अवरोध लाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो उन्हें हेल्प करने वाले ना भाई। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। भाई जो भी कल्चर फैक्टर्स होते हैं ना बच्चे के, कल्चरल टूल्स होंगे, वो सारे ही बच्चे के विकास में, लर्निंग में, अधिगम में हेल्प करेंगे, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगेन ले वाइगोत्स्की आ गए भाई, और इनके अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है ना? क्या वो निष्क्रिय अनुसरण है क्या? बिल्कुल नहीं। सहभागी अधिगम हो सकता है ना। व्याख्यात्मक शिक्षण कभी भी अच्छा नहीं होता। जब आप बच्चे को लेक्चर देते हो ना, ये चीज़ों को बोरिंग बनाता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, तो बिल्कुल भाई ये भी नहीं होगा ना। बचता है हमारा एक सहभागी, यानी कि कोऑपरेटिव जो लर्निंग होती है ना, इसी को तो संयोग करते हैं ले वाइगोत्स्की ना। इन्होंने कहा था भाई सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चे के विकास में एज अ टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। और भाई ये क्या है ना, जो सहभागी अधिगम है ना, जब बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल करके सीखते समझते हैं, तो वो उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर बनती है, ठीक है। आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है ना कि बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करता है? मानकीकृत पाठ्यक्रम की? बिल्कुल नहीं। पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल करने की? बिल्कुल नहीं भाई। वैयक्तिक विभिन्नताओं पर ध्यान देना सिखाता है भाई बाल केंद्रित शिक्षा। जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो भाई बच्चे को केंद्र में रखना है ना। और जितने भी बच्चे हैं क्लास में, अगर 30 बच्चे हैं, तो हर बच्चे की नीड को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उनको इग्नोर कर दोगे। कोई बच्चा अगर लाइक आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है उसके पीछे, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा कि हॉवर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार जो बुद्धि है ना, क्या बुद्धि के सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं क्या? या फिर एक सामान्य योग्यता है जिसकी कोई जैविकी या आधार नहीं है, या फिर जन्म से ही स्थिर हो, और इस पर परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव? ये तो भाई बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा ना। कई प्रकार की होती हैं और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर हो सकते हैं। बिल्कुल भाई लास्ट बिल्कुल सही है। हॉवर्ड गार्डनर ने कहा है कि 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है, और किसी एक व्यक्ति में हो सकता है कि 8 की 8 बुद्धि हो,
और किसी एक में बहुत ज़्यादा उसको एक्सपर्टीज हासिल हो ना, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही होगा, बाकी सारे ही गलत हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 रीजन असर्शन से है। भाई असर्शन क्या है ना यहाँ पे, कि अधिगम एक सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बताने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है ना। मुद्रित समृद्ध परिवेश का मतलब है, क्लासरूम में आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें क्लासरूम में अगर पेस्ट रहती है ना, तो भाई क्लास भी थोड़े अट्रैक्टिव लगती है और चीज़ें बच्चे चलते फिरते उसको पढ़ते हैं ना, और वो उनके लिए बेहतर ही होता है। तो बिल्कुल सही है भाई, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। जैसा कहते हैं परिवेश वैसा ही माहौल बना के रखो तो और अच्छा लगता है। भाई तर्क क्या दिया जा रहा है ना, कि भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं कि भाषा विकास में परिवेश की कोई भूमिका ही नहीं है ना। भाई बहुत गलत स्टेटमेंट बोल दिया इन्होंने। भाई बच्चा जिस परिवेश में रहता है ना, उसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है ना, ऐसा कहना गलत है। तो भाई साफ साफ नज़र आ रहा है कि ए तो सही है लेकिन आर गलत हो जाएगा। आएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 12 पे। और लड़की बहुत शक्तिशाली कठोर होते हैं, लड़कियां नरम और संवेदनशील होती है ना। भाई इसका आंसर तो आप लोग बताओगे मुझे कमेंट में। भाई ये फ्री के नंबर देख के जाता है आपको यहाँ पे ना। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताइए, जल्दी से आप सभी कमेंट में बताओगे। ठीक है, और 13 क्या है कि बच्चों की स्वीकृति अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को नहीं, यानी कि नेगेटिव आंसर करना है। उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारी प्रस्तुत करना, ये तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारी पर काम करने के अवसर देकर, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, काम करने में शामिल होने के अवसर दे करके, या फिर उनका बहुविध तरीकों से नामीयकरण करें ना, लेबलिंग कर दें उनको आप, या फिर पृथककरण कर देना। ये दोनों ही चीज़ें बहुत निगेटिव है भाई अपने आप में। ठीक है, भाई लेबलिंग या फिर सेग्रीगेट करना ना, दोनों ही चीज़ें नेगेटिव होती हैं। और आंसर नंबर यहाँ पे आपका 4 बिल्कुल सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं, असेसमेंट शुड बी डन मेनली टू, आकलन जो है करने का मुख्य कारण क्या है। विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय लाना, बिल्कुल नहीं। अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, या फिर विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे कक्षा में, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। विद्यार्थियों को श्रेणी देना या वरीयता देना, भाई ये बिल्कुल सही है ना, ताकि हम चीज़ों को पहचान सकें, है ना। और इस तरह से आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे ना। भाई समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को आप बढ़ाना चाहते हो ना, तो क्या करेंगे आप, कन्वर्जेंट थिंकिंग कभी भी अच्छी नहीं होती है भाई। सेल्फ रिफ्लेक्शन स्वचिंतन प्रतिबिंबन हो सकता है। रोट मेमोराइजेशन तो अच्छा नहीं है, पैसिव तो और भी अच्छा नहीं है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। विद्यार्थियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है ना। सुविधा वंचित यानी कि ऐसे बच्चे जो डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना, तो उनका जो निम्न स्तरीय निष्पादन है, फीडबैक हमें मिल रहा है ना, वो किस चीज़ की ओर संकेत करता है। विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है, या फिर उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं, या फिर विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। बिल्कुल भाई, जब भी एक बच्चा फेल होगा स्कूल में ना, आप कभी भी बच्चे को, उनके माता पिता को ब्लेम नहीं कर सकते हो ना। बच्चा ढंग से नहीं पढ़ रहा है ये भी आप नहीं कह सकते हो। ठीक है, अगर बच्चा फेल हुआ है मतलब जो आपका एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है पूरा ना, वो फेल हुआ है। ठीक है, एक बच्चे को अगर आप प्रॉपर सुविधाएं नहीं दे पाए हैं, वो माहौल नहीं दे पाए हैं, जिस वजह से वो फेल हो गया, तो यहाँ पे सिस्टम की गलती है ना कि बच्चे की। ठीक है ना, आप उसके परिवेश को
लाइक एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो ना, किसी को भी नहीं। विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अन्य क्रियाओं का परिणाम है, और विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अन्य क्रियाओं का परिणाम है। ओके, सो ये किस प्रतिमान की ओर संकेत करता है ना, क्या वो चिकित्सीय है, दानशीलता है, सोशल है, या मानवीय अधिकार है ना। तो भाई विकलांगता की बात हो रही है, और प्रतिमान, विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है। ओके, सो भाई हम मानवीय अधिकार या फिर सामाजिक में से अगर हम देखते हैं ना, तो ह्यूमन राइट की बात करेंगे कि भाई हर इंसान को अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है, और वो चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू जो भी चीज़ें होती हैं ना। सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए भाई। जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का इस्तेमाल करेंगे। अगर बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है, सुनने में दिक्कत हो रही है, तो क्या आप लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करना बेहतर होगा क्या, नहीं। अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षण, अब भाई बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो आप मौखिक परीक्षणों का प्रयोग करेंगे, या फिर कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध कर देंगे। और यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ हो, यानी कि मौखिक तो है, ठीक है, साथ में बच्चों को आप प्रस्तुत करके भी शो कर रहे हो ना, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। 19 क्या कहता है कि मेधावी या फिर प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है, ठीक है। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनमें किस तरह की संभावना हो जाएगी, उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, या फिर नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते ना, अपने सहपाठियों की तुलना में काफी धीमी गति से प्रतिक्रिया करेंगे, ऐसा कहना भी गलत है। यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस कार्य को तुरंत छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं भाई। समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं ना, अगर कोई प्रॉब्लम उनके सामने है तो वो उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमेशा बहुत मोटिवेटेड रहेंगे, है ना, आपको आगे नजर आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो छिप के बैठे रहेंगे, ठीक है। शिक्षण अधिगम के निम्न में से किस या फिर कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देता है, ठीक है भाई, बताइएगा। नहीं बताना है आपको। व्यवहार अनुकूलन यानी कि बिहेवियर कंडीशनिंग, पेयर कोलैबोरेशन, डिस्कवरी लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, ना पारस्परिक शिक्षण जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर है जो आपका निगेटिव हो सकता है ना, कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देता है ना। तो अन्वेषण भी आपका सही है, पारस्परिक भी है, सहपाठी भी है, पहला ही गलत हो जाएगा, ठीक है। बिहेवियर कंडीशनिंग, यहाँ पे आदत बनाने की बात करी जा रही है, ठीक है। इस तरह से बच्चे में आदत डेवलप होगी, लाइक जो भी उसकी हैबिट्स वगैरह होती है ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी यानी कि एडीएसडी की बात हो रही है, एडीएसडी की बात हो रही है वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा भाई, बताइएगा। लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुंच, या फिर विभिन्न संवेदों का उद्दीपन करना एक तरीके से, या फिर प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना। भाई जिन्हें एडीएसडी हो रखा होता है ना, वो किसी एक चीज़ पे लंबे वक्त तक अपना जो अटेंशन है दे करके नहीं बैठ सकते, ठीक है। अगला क्या है, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। भाई ऐसा तो, ये तो कहना गलत हो जाएगा ना कि बिना किसी अंतराल के, क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अटेंशन डेफिसिट विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा ना, तो बिल्कुल आई थिंक लास्ट वाला ये कह रहे हैं ना कि लेक्चरिंग फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट एनी ब्रेक, ये चीज़ें दिक्कत करेंगी ना इनको। भाई अगर कोई लेक्चर चल रहा है कंटिन्यूसली चले ही जा रहा है घंटों, है ना, और बीच में कोई ब्रेक नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे बच्चे के लिए प्रॉब्लम है कि भाई वो अटेंशन ही तो नहीं दे पाता है ना चीज़ों पे प्रॉपर टाइम तक। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल परफेक्ट दिया गया है। अगेन रीजन असर्सन है, तो असर्सन क्या कहता है कि अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को संयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए
प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई। और तर्क क्या है कि अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। भाई दोनों बहुत सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका परफेक्ट हो जाएगा। भाई विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों के द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए ना। जो बच्चे अपने कॉन्सेप्ट्स कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं अपने साथ ना, उन्हें टीचर एज अ टीचर आप कैसे संबोधित करोगे ना। वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखा कर देंगे, गलत बात है भाई। या फिर बच्चों से आप उनका एक्सपीरियंस पूछोगे ही नहीं। या फिर भाई विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा भी करनी चाहिए। भाई जो भी कॉन्सेप्ट बच्चे स्कूल लेकर के पहुंचते हैं ना, बच्चों के विचारों को, खुद बच्चों को भी आपको एक इम्पोर्टेंस देनी होगी क्लासरूम में ना, तभी वो आपके साथ बेहतर कनेक्शन बना पाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल हो जाएगा। जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, समुन्नत करने के लिए समझ को अधिगम कर रहे हो, नगद पुरस्कार पाने के लिए, या फिर किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए। पर जब भी आप बाहरी चीज़ों के अट्रैक्शन में आकर के कोई काम करते हो ना, तो उसे ही हम बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। भाई साइमा जो है अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है। मतलब वो असफल हुई और वो ऐसा सोच रही है कि योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहरा रही है, और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। स्थिर रूप की तरह मतलब उसको लगता है कि वो बेकार ही है और वो कुछ नहीं कर सकती ना, उसको ऐसा भी मानना है। तो बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा। जिज्ञासा लाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। भाई उसकी सोच भी ऐसी है ना कि वो इस तरह से सोचती भी है कि अब मैं मतलब कुछ नहीं कर सकती है ना, वैसी वाला नेचर हो गया है उसका। तो ऑप्शन सेकंड क्या है कि असहायता का सीखा हुआ भाव, यानी कि लर्न हेल्पलेसनेस उसके अंदर होगा, प्राइड होगा या होप होगा ना। तो भाई ये सारी चीज़ें तो नज़र नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं वो एक तरीके से हेल्पलेसनेस फील करेगी ना, कि भाई अब वो क्या ही करे ना, वो कर ही नहीं सकती। ऐसे विचार उसके दिमाग में आ चुके हैं ना कर पाने की जो एक थॉट प्रोसेस होता है ना, वो उसके दिमाग में आ चुकी है, जो कि भाई बहुत गलत है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं और इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे भाई। वह उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, या फिर उनके पूर्व ज्ञान से संबद्ध कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के अवसर देंगे, या फिर उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण देंगे। भाई सारे पॉजिटिव थे, पूछा गया था कौन सी युक्ति से बचना चाहेंगे ना, तो निगेटिव आंसर करना है, जो कि ये ना कभी भी उनको इतना रट के या फिर इस तरीके से आप चीज़ों को नहीं याद कराओगे ना, उनको कनेक्ट कर सकते हो आप बच्चों से। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत कारक की बात करी गई तो क्या वो स्कूल का क्लाइमेट हो जाएगा, हेरिडिटी आनुवांशिकता है, सांस्कृतिक संदर्भ, या फिर अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। भाई व्यक्तिगत कारक की बात करी गई है तो वो बच्चे का आनुवांशिकता हो सकती है, हेरिडिटी, जो उसको प्रभावित करता है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है कि अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है ना, नकारात्मक रूप से। अध्यापक द्वारा पाठ प्रदान करना, बिल्कुल नहीं भाई। निराशा की भावना, बिल्कुल। अगर फीलिंग ऑफ होपलेसनेस किसी के अंदर है तो वो उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा ना। भाई पहले से ही सोच लिया उसने कि हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है। ठीक है। भाई सामाजिक सांस्कृतिक के अंतर्गत आएगा तो स्कूली माहौल, तंत्रिका तंत्र, जैविक प्रवृत्ति, अनुवांशिक। तो भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। भाई समाज की बात करी जा रही है, समाज और संस्कृति की, तो ये सारे तो आपके बायोलॉजिकल हो जाते हैं ना, और ये हो जाएगा आपका पर्यावरण। माध्यमिक स्कूल में बच्चों के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका कैसी होती है। भाई माध्यमिक स्कूल में यानी कि अगर बच्चा मिडिल स्कूल में है तो जो सामाजिकरण लाइक जब बच्चों का बचपन होता है ना, उस वक्त परिवार की जो भूमिका होती है, क्या वही भूमिका
माध्यमिक में भी होता है क्या? तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं कह सकते ही ना कि उम्र बढ़ने के बाद फिर चीज़ें कम हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल परफेक्ट होगा। सो आई थिंक हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हुए हैं। अगर कोई भी डाउट है ज़रूर कमेंट में पूछेगा। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है। शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे ना। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। और सीडीपी के नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं, ईवीएस के भी नोट्स आपको दिए हैं, और आपका अभी डेली आपको क्विज भी देखने को मिलेगा, ठीक है, आपके टेलीग्राम चैनल पे। तो आप जुड़ सकते हो सीटेट का टेस्ट देने के लिए, और साथ में नोट्स वगैरह जो भी हैं सारे ही आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। प्री एक्सप्लोर नाम से सर्च कर लीजिएगा, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो ना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।